जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? कल बन्नू छावनी पे खौफनाक हमला हुआ। उस हमले के अंदर कितने जवान शहीद हुए, दहशतगर्द कौन थे, कहां से आए थे, क्या करना चाहते थे और उनके साथ क्या हुआ, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता करने का अंदिया दिया है, और ये अंदिया दिया है हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए। क्या वाकई गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद हो सकती है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आज भी एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए इमरान खान साहब से जेल के अंदर मिली। ये कौन लोग थे, क्यों गए थे और क्या इनका मकसद था, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान इस वक्त ठीक ठाक वायरल है। ये बयान क्या है, इसके पीछे क्या है, ये वो क्या कहना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे कैसे रीड किया, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और ट्रोलिंग की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज ने इडाक जज बनने से इनकार कर दिया। ये जज साहब कौन है, ये भी आपको पूरी तफसील के साथ आज ही के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। आज भी नैब की एक टीम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अडयाला जेल गई। और इस टीम का मकसद वो तोशा खाने का वो नया केस है जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ बनाया गया है। और इसमें भी इल्ज़ाम है कि बुशरा बीबी ने और इमरान खान साहब ने बहुत सारी घड़ियाँ और बहुत सारे नेकलेसेस जो हैं वो अंडर प्राइस के साथ रख के वो तोशा खाने से वसूल किए और उसके बाद उनकी प्रॉपर कीमत अदा नहीं की गई और इन्हें भी मार्केट के अंदर बेच दिया गया। और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये नया केस है जो इमरान खान साहब के खिलाफ बना है। पहला जो तोशा खाने का केस था उसके अंदर इमरान खान साहब की रिहाई हो चुकी है, और उसके बाद जो आखिरी केस था वो इद्दत के अंदर निकाह, वो भी आपको याद होगा, उसके अंदर रिहाई होगी। और पहला केस जो साइफर का बना था वो भी ऑलमोस्ट भुगत किया और उसके अंदर भी इमरान खान साहब की रिहाई हो चुकी है। तो अब क्योंकि कोई केस इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं है तो नए केस बनाए जा रहे हैं। अलबत्ता 190 बिलियन पाउंड का केस चल रहा है जिसकी सज़ा भी किसी वक्त सुनाई जा सकेगी और उसके बाद फिर 7 या 8 साल इमरान खान साहब को जेल के अंदर उस जुर्म के अंदर भी रखा जाएगा। अब कुछ नए केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बने। एक तो 9 मई के केसेस हैं जो हैं पुराने, लेकिन अब उसके अंदर बाकायदा इन्वेस्टिगेशंस शुरू हो गई हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात भी शुरू हो चुके हैं। फिर उसके साथ साथ एक नया तोशा खाने का केस बना है, इसे तोशा खाना 2 क्या कहा जा सकता है, ये केस बना है और इसके अंदर मुसलसल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 3 दिन से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल भी नैब की टीम अडयाला जेल गई थी और उसने वहाँ 3 घंटे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ गुजारे थे। और आज भी 2.5 घंटे ये टीम अडयाला जेल रही और बार बार इमरान खान साहब से मुख्तलिफ सवाल किए गए और इमरान खान साहब ने हर सवाल का सुन के यही जवाब दिया कि जनाब आप जिस जुर्म में मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं, जिस जुर्म में मुझे सज़ा देना चाहते हैं, आप दे लें। आप क्यों इतना ज़्यादा तरद्दुद कर रहे हैं, क्यों इतनी धूप में इतनी गर्मी में यहाँ पे आते हैं? तो इमरान खान साहब बार बार कहका लगा रहे थे हर सवाल के ऊपर और उसके साथ साथ वो कंधे उचका रहे थे और कह रहे थे पूछें जी कोई मसला नहीं है, और फिर नीम दिलाना जैसे टाल रहे हैं इस किस्म के जवाब दे रहे थे। बुशरा बीबी का तो ये कहना था कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं इन चीज़ों का, आप क्या चीज़ें मेरे पास लेके आ गए हैं, ना मुझे तोशा खाने का पता है, ना मुझे हारों का पता है, ना फिर मुझे घड़ियों का पता है, ना मुझे नेकलेस का पता है, ना मैं लेने गई हूँ ना मैं देने गई हूँ, मुझे क्यों मुलव्वस कर रहे हैं? अगर ये कोई है मामला तो इमरान खान साहब तक महदूद है, आप इमरान खान साहब से पूछें। और दोनों ने बार बार ये कहा है कि जो हमारे MS थे उनको भी बुलाया जाए क्योंकि ये सारे तोहफे उनकी निगरानी में ही कहीं आते थे, कहीं से जाते थे। तो बहरहाल उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी हमें जानबूझ के फंसाया जा रहा है और अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये इस किस्म के मामले जो हैं वो बंद करें। ये कब तक केस बनाते रहेंगे और कब तक हम मुकदमे अदालतों के अंदर लड़ते रहेंगे? आज ख्वाजा आसिफ साहब ने सियालकोट के अंदर एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ये अक्टूबर और नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं और जो ही अक्टूबर और नवंबर आएगा तो ये उसके बाद फिर 8 फरवरी के इलेक्शंस का चैप्टर खोलेंगे और ये उस इलेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। इसके बाद ये जो क्लिप है बहुत वायरल हुआ और हर तरफ इसको फैलाया गया और हर तरफ से इसके ऊपर रद्द अमल भी आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि ये वो साजिश है, ये वो अंदेशा है, ये वो ख़तरा है जो ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह के ऊपर आ गया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि जो ही काजी फ़ायज़ ईसा साहब रिटायर होंगे
उसके फ़ौरन बाद 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसके ऊपर एक तहकीकाती कमीशन बन जाएगा, ये एक अदालती कमीशन बन जाएगा जिससे हुकूमत बचना चाहती है। और यही वो उद्देश्य है गवर्नमेंट का, जिसका इजहार बार बार किया जा रहा है। लिहाजा कल से ये बात गर्दिश कर रही है कि हो सकता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब उससे पहले पहले ही गवर्नमेंट को लपेट दें, असम्बलियाँ तोड़ दें, घर चले जाएं या फिर वो इस्तीफ़ा दे दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहें कि जनाब आप आके गवर्नमेंट बना लें, हमें इजाज़त दें, हम जा रहे हैं। क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि जो ही काजी फाजिल साहब जाएंगे, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे, तो फिर लाजमी ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसके ऊपर एक कमीशन बन जाएगा। अगर कमीशन बन गया तो फिर फॉर्म 47 जो उड़ जाएगा और ये सब लोग घर चले जाएंगे। तो जब वज़ीर साहब को पता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो पेशबंदी कर रहे होंगे। उससे पहले या तो एमरजेंसी लगानी पड़ेगी और उसके बाद फिर पीसीओ जजेस होंगे जो पीसीओ पे हल्फ उठाएंगे। जो जजेस पीसीओ पे हल्फ उठा लेंगे वो बच जाएंगे, जो नहीं उठाएंगे वो फारिग हो जाएंगे और उनकी जगह नए जजेस आ जाएंगे और हो सकता है उससे फिर ये गवर्नमेंट बच सके। लेकिन अगर वाकई ये सूरत हाल है जिसका अंदेशा ख्वाजा आसिफ साहब ने जाहिर किया, तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बचती हुई नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब ने एक बयान दिया और उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करने के लिए तैयार हैं। तो ये लतीफ़ खोसा साहब का ताल्लुक़ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, ये वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं, तो इनका रब्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। और ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी लीडरशिप है उन सबको ये बताते रहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए बहुत सॉफ्ट है, अगर आप उनके साथ मिल जाएँ तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल सफाया कर सकते हैं। लेकिन आपने दीवार खड़ी कर रखी है दरमियान में जो आपके लिए ख़तरनाक है। तो चाहिए आपको यही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाएं। तो लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से ये पहली एक सफ़ेद झंडी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ लहराई गई है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस झंडी को थाम लेगी? मेरा नहीं ख्याल कि सर-ए-दस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है, क्योंकि इमरान खान साहब का क्लेम ये है कि ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनाई गई है, ये जो MNS बनाए गए हैं, ये सीटों की बंदर बांट है और उस बंदर बांट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ साथ MKM ने भी फ़ायदा उठाया है। तो अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फारिग कर देते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हमारी सीटें हड़प की हैं उसका क्या जवाब हो सकता है। जबकि लतीफ़ खोसा साहब का ख्याल ये है कि हमें पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फारिग करना चाहिए और उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना महाज जो हर तरफ खोल के बैठ जाएं। तो ये एक सोच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि आप एक एक दुश्मन को पकड़ें, पहले उसको ख़त्म करें, फिर दूसरे दुश्मन की तरफ आएँ, फिर उसके बाद MKM की तरफ आएँ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आएँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उससे अदम एतमाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का को सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देती तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट तो ख़त्म हो जाएगी। तो अदम एतमाद की तो बारी ही नहीं आएगी। अदम एतमाद तो उस वक्त होता है जब गवर्नमेंट के पास वाकई को मैंडेट हो। तो इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट तो है नहीं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना लंबा बाजू करके पीछे से कान पकड़ने की क्या ज़रूरत है। वो आज ये कह देंगे कि जी हमारी हमायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल नहीं और उसके बाद गवर्नमेंट ख़त्म, फिर फारग। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के एक गवर्नमेंट बना ली जाए और अगले जो 3-4 साल हैं उनको गुजारा जाए। तो अब हो सकता है इमरान खान साहब को ये लोग अगर कन्विंस कर लेते हैं तो ये ऑप्शन बुरा नहीं है। लेकिन फिर इस सिस्टम में आपको बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर तस्लीम कर लेते हैं तो फिर तो ये एजेंडा फिर तो ये फार्मूला चल सकता है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारा ही होगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मानेगी, क्योंकि वो नून लीग के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि हमें 4 एडहॉक जजेस चाहिए और 4 एडहॉक जजेस इसलिए चाहिए कि 2014 से जेल पिटिशंस जो हैं वो पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि जेल पिटिशंस की बारी ही नहीं आ रही और उस वजह से पिछले 10 साल से कैदी जेलों के अंदर पड़े हुए सड़ रहे हैं। तो एडहॉक जजेस इसलिए अपॉइंट किए जा रहे हैं कि वो कम से कम एक चैप्टर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसको उठा लें और आराम से साइड पे बैठ के काम करते रहें, ताकि बाकी जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो जो रेगुलर जजेस हैं वो उसको देख लें। तो एक नई विंडो क्रिएट की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ताकि डे टू डे अफेयर्स जो हैं वो उनको चलाया जा सके। उसके लिए 4 साबिक जजेस से रब्ता किया गया, जिसमें जस्टिस मशीर आलम साहब हैं, जिसमें जस्टिस सरतार तारक मसूद साहब हैं, जिसमें जस्टिस मज़हर आलम साहब हैं, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं। तो जब ये फहरिस्त सोशल मीडिया के ऊपर आई
तो जस्टिस मशीर आलम साहब के ख़िलाफ़ ठीक ठाक किस्म की ट्रोलिंग शुरू हो गई, सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन शुरू हो गई, जिस पे जस्टिस साहब नाराज़ हो गए और उन्होंने फौरी तौर पे ख़त लिख के जुडिशल कमीशन से दरख्वास्त की कि मैं इस एडहॉक जजेस की जो ऑफ़र है उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनका ये कहना था कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई जा रही है मेरे ख़िलाफ़, इससे मैं अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा, लिहाजा मैं अब एडहॉक जज बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। जबकि जस्टिस तारक मसूद साहब, जस्टिस मज़हर आलम साहब और जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने ये ऑफ़र तस्लीम कर ली, कबूल कर ली। अब 19 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें इन तीनों जज हज़रात को एडहॉक जज बना दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और ये एक अरेंजमेंट है जो पुराना चला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब ये जो जस्टिस मशीर आलम साहब का रद्द अमल है, ये चीज़ साबित करता है कि सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि आप किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई भी कंपेन करते हैं तो उसके नर्व्स रह जाते हैं, वो घबराहट का शिकार हो जाता है और वो अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश शुरू कर देता है। तो ये चीज़ साबित करती है कि सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है और इस पोलराइजेशन के साथ इस मुल्क को चलाना इतना आसान काम नहीं होगा। हमें कहीं ना कहीं बंद बांधना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट खड़ी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक इखलाकी दीवार हमें बनानी पड़ेगी, और अगर हम ये नहीं बनाते तो सोसाइटी को चलाना अब इतना आसान काम नहीं है। कल बन्नू छावनी के ऊपर अटैक हुआ, उसमें हमारे 8 फौजी शहीद हो गए और ये वो जवान हैं जिन्होंने अपनी जान पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दी। 10 दहशतगर्द थे जिनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के साथ था और इनके बारे में कहा जाता है कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के लोग थे। ये कल 15 जुलाई को सुबह इन्होंने बन्नू छावनी के ऊपर हमला किया और इनके पास एक गाड़ी थी जो बारूद से भरी हुई थी, और फिर इसके साथ साथ ये खुदकुश बाकायदा जैकेट्स लेकर आए थे। जब ये छावनी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त इन्हें रोका गया। तो जब इन्हें महसूस हुआ कि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हमें मौका नहीं मिलेगा, तो फिर इन्होंने जो गाड़ी थी उसे दीवार के साथ मार दिया, जिसके बाद एक धमाका हुआ और दीवार टूट गई। वहाँ पे जो 8 पाकिस्तानी जवान थे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के साथ था, वो फौरी तौर पे वहाँ पे शहीद हो गए। फिर उसके बाद फ़ौरन एक क्विक रिस्पांस फ़ोर्स आई और उसने बाकी लोगों के ख़िलाफ़ मुकाबला करना शुरू कर दिया और फिर 10 दहशतगर्दों को वहाँ पे मार दिया गया। अब ये है पाकिस्तान की सूरत हाल, असल सूरत हाल। हमारे जो असल ख़तरात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। बाहर से हर रोज़ कोई ना कोई हमला पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है, लेकिन हम इंटरनल अफेयर्स में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम पाकिस्तान की हिफाजत कर सकें। तो खुदा के लिए पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ देखें। अगर हम बार बार अडयाला जेल जाते रहेंगे और अडयाला जेल के अंदर से कुछ बयानात आते रहेंगे और उन बयानात की बुनियाद पे ख़बरें बनती रहेंगी, फिर पार्टियां बैन की जाएंगी, फिर पार्टियां एहतजाज करती रहेंगी, फिर इलेक्शन कमीशन के साथ सारी गवर्नमेंट मुलवस होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तकसीम होगी, तो ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकेगा। अगर आप चलाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ज़ाब्ता इखलाक क्रिएट कर लें, उससे पाकिस्तान चलेगा, वरना ये नहीं चल सकता। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।